न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क का प्राइम टाइम विचार विमर्श। और प्राइम टाइम विचार विमर्श में रोज हम 8:30 से 8:35 के बीच में लाइव आते हैं और मूल निवासी बहुजन समाज के मुद्दे पर चर्चा करते हैं। और अक्सर हम शुक्रवार का जो दिन है एमएनटी न्यूज नेटवर्क के शेड्यूल में शुक्रवार के दिन में हम मूल निवासी बहुजन समाज की राजनीति के बारे में या पूरे देश की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली है या संसदीय प्रणाली है, उसके बारे में अक्सर हम चर्चा करते हैं, राजनीतिक मुद्दों को उठाते हैं। आज भी ऐसे ही राजनीतिक मुद्दे के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। और आज का दिन पर हम केवल पैनल डिस्कशन नहीं है तो बल्कि एक साक्षात्कार हम करने जा रहे हैं। और उस साक्षात्कार का जो मकसद है, ये मूल निवासी बहुजन समाज की राजनीति को लेकर ही आज का एक विशेष साक्षात्कार है। और विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनके साथ हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं मूल निवासी बहुजन समाज की राजनीति पर, विषय को भी बताएंगे। और आज के हमारे जो विशेष मेहमान हैं हमारे, उनका भी परिचय करके देंगे। उसके पहले आप सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे, जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फेसबुक पर, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे सर्वप्रथम इस वीडियो के लिंक को आप शेयर कीजिए अपनी खुद की टाइमलाइन पर, फेसबुक के मैसेंजर के माध्यम से और फेसबुक के विभिन्न ग्रुप में। और यूट्यूब के भी साथ ही इस वीडियो के लिंक को आप शेयर कीजिए व्हाट्सएप, मैसेंजर, टेलीग्राम, ट्विटर, जो भी मैसेजिंग का आप इस्तेमाल करते हैं वहां से आप इस कार्यक्रम को अपने साथी मित्रों तक भेजिए और इस कार्यक्रम की जानकारी उनको दीजिएगा ताकि वो भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ जाए। पुनः एक बार आप सभी का हम स्वागत करेंगे। साथियों, ये जो कार्यक्रम है एमएनटी न्यूज नेटवर्क पर लगातार हम पिछले 1.5 वर्ष से अधिक समय हुआ है रोज लाइव कार्यक्रम करते हैं। और हिंदी के अलावा अन्य 5 भाषाओं में भी हमारे कार्यक्रम चलते हैं। हम वो भी आप एमएनटी न्यूज नेटवर्क के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर इसी पते पर उनको देख सकते हैं। अपनी अपनी भाषा जो है, हम तेलुगु में कार्यक्रम करते हैं, अंग्रेजी में, कन्नड़ भाषाओं में और मराठी में हमारे रोज डेली कार्यक्रम होता है शाम को 7 बजे। इसके अलावा सोमवार को हम कुमाऊनी और गढ़वाली जो उत्तराखंड की भाषाएं हैं उसमें हम प्रादेशिक भाषा में कार्यक्रम करते हैं प्रत्येक सोमवार को। तो साथियों, ये जो एमएनटी न्यूज नेटवर्क का जो सफर है लगातार 1.5 वर्ष से हम कार्यक्रम कर रहे हैं, लाइव चर्चा कर रहे हैं और इसमें तमाम विषयों पर हमने बातचीत की हुई है। जो भी समसामयिक मुद्दे हैं उसके ऊपर हम बातचीत करते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि मूल निवासी बहुजन समाज के जो कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ से जानकारी मिले, उनको यहाँ से कोई बात, कोई संदेश हम यहाँ से उनको दे सके। और जो काम हम कर रहे हैं मूल निवासी बहुजन समाज को शासक वर्ग बनाने का, उस काम में हम भी कहीं ना कहीं भागीदार हों, हम भी हिस्सेदार हो, यही बात है। आज के विषय के बारे में हम आपको बताएंगे। आज के विषय का बैनर आपके स्क्रीन पर है, मूल निवासी बहुजन समाज की राजनीति के सामने चुनौतियां और समाधान। इस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं और हम जो विशेष मेहमान हमारे साथ हैं इस विषय पर, जिनका हम साक्षात्कार लेंगे, मूल निवासी हिमराज सिंह पटेल जी। आप राष्ट्रीय महासचिव हैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के। और साथ ही आपको बताएं कि मूल निवासी हिमराज सिंह पटेल जी अभी वर्तमान में राष्ट्रीय महासचिव हैं, लेकिन हाल ही में 31 अक्टूबर 2021 को उत्तराखंड में हुई इनकी राष्ट्रीय आम सभा में इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर चुना गया है। और आप कार्यभार अपना जो संभालेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के तौर पर आप अप्रैल 2022 के अंत में आपका कार्यभार आप स्वीकारेंगे और वहीं से आपकी जो नई कार्यकारिणी है वो कार्यरत होगी। तो आप वर्तमान में अभी मूल निवासी, माफ कीजिएगा, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के आप राष्ट्रीय महासचिव हैं और आपके साथ विस्तार से आप इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं हमारे आज के विशेष मेहमान मूल निवासी हिमराज सिंह पटेल सर को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा। जी, बहुत बहुत स्वागत है पटेल सर एमएनटी न्यूज नेटवर्क के इस लाइव कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। जय भीम, जय मूल निवासी। जय भीम, जय मूल निवासी। और हमें बहुत खुशी है कि आप अभी नया कार्यभार जो है आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो अप्रैल से आप अभी इसका निर्वहन करेंगे, लेकिन फिर भी एक काफी वर्षों से आप पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में इस आंदोलन में आप काम कर रहे हैं और आपका जो अनुभव है सामाजिक क्षेत्र का और पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश और पूरे उत्तर भारत के राजनीतिक क्षेत्र का, इसी का हम आपसे के साथ बातचीत थोड़ा मूल निवासी बहुजन समाज के राजनीति के बारे में हम करना चाहेंगे। जी सर।
जी पटेल सर। गेट बंद। जी तो ये जो आज थोड़ा सा हम बातचीत आपसे जो करेंगे खास करके मूल निवासी बहुजन समाज की राजनीति पर। ये जो मूल निवासी बहुजन समाज की जो राजनीतिक पकड़ है मूल निवासी बहुजन समाज के ऊपर, खास करके शासक जातियों ने इनके ऊपर पकड़ रखी हुई है। और हम जो लोग हैं मूल निवासी बहुजन समाज के, हम केवल वोटर की ही भूमिका निभा रहे हैं, मतलब किसी को दूसरे को शासक बना रहे हैं, खुद केवल मतदाता के रूप में या वोटर के रूप में हम काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो शासक जो है, शासक समाज के बारे में हम बातचीत करना चाहेंगे। तो ये जो शासक जातियां हैं, इनका मूल निवासी बहुजन समाज के ऊपर किस क्यों इतना बड़ा असर है, क्यों इतनी बड़ी पकड़ ये रही है सर? धन्यवाद प्रदीप जी, आपने पहले तो हमें ये अवसर दिया आज ये बात रखने के लिए। जो आपने सवाल किया, ये सवाल बहुत ही प्रासंगिक है वर्तमान समय में। हमारा बहुजन समाज राजनीतिक रूप से सोया हुआ समाज है, क्योंकि धार्मिक और सामाजिक जो प्रथाएं थोपी गई है, उसके आधार पर ये समाज ये समझता है कि हमें राजनीति से क्या लेना देना। इधर उत्तर भारत में तो एक तुलसीकृत रामचरितमानस में एक चौपाई लिख कर सुनाई गई है कि को निप होई हमई का हानि, चेरी छोड़ न होवे रानी। इसका तात्पर्य है कि कोई भी राजा हो, मुझे क्या उससे लाभ है, क्या हानि है, मुझे तो केवल नौकर या चपरासी ही रहना है। ऐसी मानसिकता इस बहुजन समाज की बनी हुई है। दूसरी बात यह है कि यह समाज गुलामी से निकला हुआ समाज है, हार्ड वर्किंग कम्युनिटी है ये। इससे हमेशा काम लिया गया और बहुत मेहनत का काम लिया गया। इसकी वजह से इसकी जो स्किल है ये हार्ड है। तो वो जो इसका रहनुमा है, मालिक है, उसके इशारे पर चलता है और एक बार जो वो रास्ता बता देता है, उसी रास्ते पर वो निरंतर चलता रहता है। वो अपने आप से कहीं भी मुड़ने की सोच नहीं सकता है, क्योंकि राजनीति एक ऐसा रास्ता है जो किसी भी देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थिति को सुधारता है, बदलता है। और हमारे समाज में, मूल निवासी बहुजन समाज में, जो कुछ भी दशा है उसको दैवकृत मानता है हमारा समाज। गरीब है तो वो मान बैठा है कि ये हमारे पुराने कर्मों की सजा मिल रही है, या ईश्वर ने हमें ऐसा ही रखने के लिए पैदा किया है। मतलब उसको इस रूप से ढाल दिया गया है कि उसको राजनीति से कुछ समझ ही नहीं आता कि राजनीति कुछ बदल सकती है। तथाकथित आजाद भारत में, मैं ये तथाकथित शब्द यूज कर रहा हूं, इससे एक मैसेज निकलता है कि भारत को अभी आजादी मिली नहीं। 15 अगस्त 1947 को जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे पुरखों तथागत गौतम बुद्ध, संत कबीर, संत नानक, चोखा मेला, ज्योतिबा फूले, इन सबके विचारों को जब लिपिबद्ध किया, तो उनकी कल्पना ये थी कि भारत का जो आम नागरिक है, खासकर मूल निवासी बहुजन समाज, ये जागेगा। और जागेगा तो इसको अपना इतिहास पता चलेगा कि हम इस देश के शासक वर्ग रहे हैं। और जब ये चेतना इसमें आ जाएगी, तो इस चेतना की वजह से ये पुनर्राज्य को स्थापित करने में लग जाएगा इस संविधान के माध्यम से। क्योंकि संविधान सबको समान अवसर देने की बात करता है, लेकिन भारत में, भारत के मूल निवासियों को समान अवसर का मतलब ही पता नहीं है। वो जब से इस देश में वोटिंग की पॉलिटिक्स शुरू हुई, तो सिर्फ मतदाता बना हुआ है, और मतदाता वो भी कुछ लेकर देना चाहता है। भारत देश में ब्राह्मणी तंत्र ने कुछ ऐसा
सिस्टम विकसित कर दिया है कि हमारे लोगों को ये लगने लगता है कि चुनावी मौसम आया है, अब इस मौसम में कुछ लेना चाहिए। तो हमारा आदमी या मूल निवासी बहुजन समाज का आदमी, क्योंकि वो हैंड टू माउथ है, तो उसके दिमाग में ये लगता है कि कोई भी मंत्री बनेगा, विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, हमें तो 5 साल में एक मौका आया है, कुछ मिल जाए तो वही ले लें। मतलब ये केवल और केवल अपने पेट की सोचता है, इसको स्वाभिमान से, सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। और हम बहुजन समाज के लोग पिछले कई सालों से इसी दिशा में लगे हैं कि ये हमारा समाज इतना जाग जाए कि इसका सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। पेरियर रामास्वामी नायकर ने जो सेल्फ रिस्पेक्ट का मूवमेंट चलाया था, तथागत गौतम बुद्ध ने भी उसकी शुरुआत बहुत पहले की थी। हमारे पुरखों ने जिस आंदोलन की शुरुआत की, हमारे समाज के आदमी को उस लाइन से बिल्कुल अलग कर दिया गया है, और वो केवल भावना प्रधान बना हुआ है, या ये कहिए कि उसको धार्मिक रास्ते से ले जा करके उसको उसके भाग्य पर डाला गया है कि आपकी भाग्य में ऐसा नहीं है कि आप राजनीति करो। क्योंकि इस देश में कुलीन तंत्र की जो राजनीति शुरू हुई, ऐसा मानसिकता में डाल दिया गया कि केवल कुलीन तंत्र के लोग ही, यानी उच्च तथाकथित उच्च वर्णीय लोग ही शासन कर सकते हैं। इसलिए हमारे समाज में ये निराशा बनी हुई है एक प्रकार से। दूसरा ये कि मूल निवासी बहुजन समाज में जो राजनीतिक चेतना जगी, वो 1980 के बाद जगी। जी जी। इसके पहले जो भी हमारे समाज के लीडर रहे हैं, बाबा साहब एक उदाहरण है उसमें, तो उन्होंने तो भरसक प्रयास किया। उन्होंने अपने जीवन में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यहाँ तक कि धार्मिक क्षेत्र में भी अलग अलग समय में मूवमेंट चलाया, और उनका पूरा प्रयास रहा कि ये समाज हमारा जागरूक हो और राजनीतिक रूप से ज्यादा जागरूक हो। राजनीतिक रूप से जागरूक हुआ तभी ये अपने हक और अधिकार ले पाएगा, और इसीलिए उन्होंने संविधान के माध्यम से ये देने का प्रयास किया, और एक नारा भी दिया कि अपने दीवारों पर लिखो, तुम शासनकर्ता जमात बनोगी। जी और जी। तब कहा था बाबा साहब ने, जब हमारे घर हुआ ही नहीं करते थे, मतलब हमारे बहुजन समाज के पास घर ही नहीं थे, तो दीवार तो नहीं थी, इसका साफ मतलब है। तो बाबा साहब ने फिर कहा क्या था? बाबा जी जी। साहब ने ये इसलिए कहा कि तुम्हारे मस्तिष्क की जो दीवार है, मतलब यदि इसमें लिख दो, इस मस्तिष्क में यदि ये बात बैठ जाए कि हम शासनकर्ता जमात बनेंगे, तो निश्चित रूप से आज तथाकथित आजादी के 75 साल कहिए, या संविधान लागू होने के 71 साल बाद हम कुछ इस दिशा में बढ़े होते। बाबा जी साहब पटेल और सर। पुरखों के प्रयास के बाद हमारे समाज के घर बने। तो समाज को ये नहीं समझ आया कि ये जो घर बना है ये राजनीतिक सक्षमता के कारण बना है। उसको ये लगा, हमारे समाज को लगा कि ये तो ऊपर वाले की देन है, ऊपर वाले की कृपा है, इसलिए ये हमारे अच्छे मकान बन गए हैं। तो अपने मकान की दीवार में वो शासनकर्ता जमात बनने के बजाय शुभ और लाभ लिखता है, जी रिद्धि जी। सिद्धि लिखता है। और दुश्मन जो पिछले कई सालों से इस देश में शासक बना हुआ है, वो इन चीजों की मॉनिटरिंग करता रहता है। ये मूल निवासी बहुजन समाज के लोग किस मानसिकता के लोग हैं, और ये क्या बिल्कुल। चाहते हैं, जी पटेल राजनीतिक सर जो। प्रलोभन दे जी करके। जी पटेल सर, बताइए आपने 1980 की बात कही। बाबा साहब मतलब देश में 1980 के बाद एक अलग परिवर्तन इसमें दिखाई देता है। खास करके हम इसी दौरान के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि 1980 के बाद या 84 के बाद या 1990 के बाद जो भी राजनीतिक परिवर्तन इस देश में हुआ है, एक राजनीतिक उथल पुथल इस देश में हम देखते हैं। तो इसका जो खास करके देश की राजनीति पर और जो मूल निवासी बहुजन समाज हैं उनके पूरे व्यवहार पर क्या मतलब असर हुआ है, उनकी भागीदारी पर क्या असर हुआ है, कितना आप उससे जो आपके जो विचार हैं कि कितना उसके ऊपर प्रभाव पड़ा हुआ है, कितने हम ये जो संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली है उसमें हम पहुंच पाए हैं, ये पूरे 1980 के बाद के जो परिवर्तन है उसके बारे में हम आपकी राय लेना चाहेंगे।
बहुत बढ़िया सवाल किया प्रदीप जी आपने। 1980 के बाद, चूंकि 78 में हमारा जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जब इस देश में जागरूकता का कार्यक्रम शुरू किया, और उस समय के जो हमारे लीडरान थे, उन्होंने इस देश में बहुजन समाज को ये संदेश दिया कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, और ब्राह्मणवादी राज बदल दो। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस नारे ने, इस प्रिंसिपल ने लोगों के दिमाग में चोट मारी। और 1984 में जब इस आंदोलन की एक पार्टी बनी, जो आज पार्टी नहीं रही, वो अब दूसरे के हाथों में चली गई, लेकिन उस समय एक इतना बड़ा तूफान कहिए या आंधी कहिए आया कि हमारे लोगों को भी ये लगने लगा कि यार हम भी सांसद बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, विधानसभा या लोकसभा में जा सकते हैं। ये चेतना आई, और इस चेतना का परिणाम ये हुआ कि जो अभी तक पार्टियां शासित रही है या अभी तक हैं, उन्होंने जिला में, प्रदेश में, मंडल में हमारे लोगों को कुछ प्रमुख प्रमुख पद देने लगे, क्योंकि उनको ये लग गया यदि हम इनको पद नहीं देंगे तो कल ये हमसे अलग होने वाले। और हुआ भी ऐसा। और 1986 के बाद एक भूचाल चला, बहुजन नाम की आंधी आई, और उस आंधी का ये प्रभाव हुआ कि एक व्यक्ति जो मुश्किल से रिक्शा चला के अपना जीवन जीता था, वो भी इस देश में विधायक हो सकता है, सांसद हो सकता है। ये चेतना हमारे लोगों में गई, और वो चेतना 1991 में पूरे भारत में, पहले जिसको मध्य भारत कहा जाता था, वर्तमान में उत्तर भारत या मध्य भारत का एक प्रांत मध्य प्रदेश है, जिसका मैं निवासी हूं नेटिव रूप से। और 1991 में पूरे उस आंदोलन का पहला फल कहा जाए, मिस्टर भीम सिंह पटेल के रूप में यहां से, और ऐसे आदमी को परास्त करके निकला जो इस एरिया का सफेद शेर कहलाता था। उस सफेद शेर को परास्त करके जब वो आदमी संसद में पहुंचा, तब हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों में एक अलग प्रकार की अलग जगी, और उनको लग गया कि नहीं यार, हम तो अभी तक अंधेरे में थे, हम हमारे समाज को भी संसद में या विधानसभा में पहुंचा सकते हैं। ये चेतना इस समाज में आई, और जो संसद भवन में चढ़ने की जो आरसीसी की परमानेंट सीढ़ी बनी हुई थी, वो सीढ़ी टूट गई, और इतना टूटी कि उसमें चढ़ने के लिए 24-24, 26-26 दलों की गठबंधन की मतलब सरकार लोगों को बनानी पड़ी। और अभी भी वो बनी हुई है, मतलब अभी भी लोगों को बिना गठबंधन के उस पहाड़, संसद जैसे पहाड़ में चढ़ने की उम्मीद नहीं लगती। सबको लगता है कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो संसद में पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहां तक कि हमारा समाज भी हम लोगों को सलाह दे रहा है कि आप लोग भी गठबंधन करिए, जबकि गठबंधन का मतलब होता है कि समवैचारिक लोगों का मिलन, और समवैचारिक लोग तब होंगे जब वो लोकतांत्रिक और संस्थागत व्यवस्था के तहत एक विचारधारा को मानते होंगे, तभी तो ये संभव है। लेकिन अभी 1980 के बाद ये चेतना आई, राजनीतिक चेतना, चूंकि वो राजनीतिक चेतना जाति आधार पर ज्यादा आई, इसलिए हमारे लिए फायदेमंद कम हुई। हमारे जो लीडर निकले, वो निकले तो लीडर के रूप में, लेकिन बन गए लीडर। उन लीडरों का उपयोग ब्राह्मणवादी पार्टियां यूज कर रही है, और अपने हित में जब चाहती है तब यूज करती है, और फिर निकाल कर फेंक देती हैं, यूज एंड थ्रो का सिस्टम अपनाती हैं। और उसी आंदोलन की जो परिणाम है, उस आंदोलन का जो परिणाम है, वर्तमान में जो नेताओं में गिनती होती है, मिस्टर लालू प्रसाद जी, मुलायम सिंह जी, मायावती जी, और उधर ओम प्रकाश चौटाला, देवी लाल चौधरी, इन सारे लोगों की जो गिनती शुरू हुई, ये 1980 के बाद शुरू हुई। ये बहुजन मूवमेंट का ये परिणाम है कि हमारे लोगों को कुछ हद तक, ज्यादा तो नहीं मिला, लेकिन कुछ हद तक लोग
ये मानने लगे कि ये भी नेता हो सकते हैं। मतलब इस राजनीतिक चेतना से, मूल निवासी बहुजन आंदोलन की जो चेतना निकली, इस समाज में जगह जगह लोग हमारे समाज को जागरूक करने के लिए जागरूकता शिविर लगा करके ये जी बताने का प्रयास किया कि तुम्हारे हक और अधिकार क्या है और उन अधिकारों को पाओगे कैसे, उन अधिकारों को पाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाओगे। ये जागरूकता जब मूल निवासी बहुजन समाज के आंदोलन से निकली और लोगों को ये समझ आया, तो धीरे धीरे बहुत बहुत सारे जिलों में आप पाएंगे कि उनके सरपंच, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, ये सारे मूल निवासी समाज के लोग ही बनते आए हैं 1980 के बाद। लेकिन उसमें ये देखा जा रहा है कि वो राजनीति जातीय आधार पर केंद्रित रह के ब्राह्मणवाद के चंगुल में चली जा रही। और जिस मकसद से भारत का संविधान लिखा गया या भारत के संविधान में जो व्यवस्था दी गई कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस, इस देश के हर नागरिक को समान अवसर और प्रतिष्ठा मिले, इस दृष्टि से यदि संविधान सही मायने में काम करता, यानी संविधान के तहत जो लोग काम कर रहे हैं सही मायने में यदि वो काम करते, तो निश्चित रूप से आज हमारे समाज में एक राजनीतिक पकड़ हमारी बनी होती। अभी हम दुश्मनों की पकड़ में हमारा समाज जी रहा है। उसका कारण ये जी है कि पॉलिटिकल पावर कैप्चर करने के लिए जो रणनीति अपनानी चाहिए, हमारा आदमी ट्रेंड नहीं है उतना, जी राजनीतिक रूप से ट्रेंड नहीं होने की वजह से वो कहीं ना कहीं, क्या बोलते हैं उसको, सामान्य भाषा में कहेंगे गच्चा खा जाता है, या ये कहें कि धोखा खा जाता है, उसको अपनी दिशा भ्रम हो जाती है। और ये दिशाहीन लोग ही दिशा विहीन राजनीति कर रहे हैं, और जी साथ ही साथ डेमोक्रेटिक करेक्टर को ना अपनाकर ऑटोक्रेटिक करेक्टर को इन्होंने डेवलप किया। जी और इस वजह से राजनीतिक चेतना जितनी भी आई वो लगभग धीमी सी हो गई है पिछले जी लगभग तो 10 पटेल सालों सर, से। जी जी एक एक बात आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने जिन राजनीतिक दलों का जिक्र किया, बहुजन समाज की पार्टी का एक आपने एक प्रकार से उल्लेख किया है, या लालू प्रसाद यादव जी ने जो पार्टी बनाई उसका उल्लेख किया है, वो जो भी जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, ये सारे लोग, आप ही क्या ये मानते हैं, मतलब आज तो दिखाई देता है कि ये पार्टियां कहीं ना कहीं मूल निवासी बहुजन समाज के अधिकारों के लिए खड़ी हुई, ऐसा एक मीडिया में तो कम से कम दिखाई देता है जब महिला आरक्षण बिल की बात हो या कोई जी जातिगत जनगणना की बात हो, इस ऐसे मौके पर ऐसा लगता है कि ये पार्टियां मूल निवासी बहुजन समाज की हितैषी पार्टियां हैं, और इनकी ताकत भी अभी है, मतलब किसी राज्य में या किसी इलाकों में इनकी ताकत है। लेकिन ऐसा होते हुए भी आपने और एक नई पार्टी बनाई, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, और आप मतलब अभी शुरुआत किए हैं, क्या जरूरत आपको पड़ी, क्योंकि ये पार्टियां तो अभी स्थापित पार्टियां हैं, क्यों आप इनको सपोर्ट नहीं करते, या जो भी आपका सामाजिक संगठन है जिसके साथ आप अपना नाता बताते हैं, वो क्यों इनको सपोर्ट नहीं करते, क्यों ये नई वाली पार्टी आपने खड़ी की है? देखिए प्रदीप जी, ये हमने ये पार्टी नहीं बनाई है, ये समाज ने बनाई है। उसका कारण ये है कि हमारे समाज की समस्या केवल एक प्रांत की नहीं है, ये समस्या पूरे देश की है। और मूल निवासी समाज की समस्या यदि पूरे देश की है, पूरे राष्ट्र की है, तो उस समस्या का हल निकालने के लिए जो संगठन हो, जो भी संगठन हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो या सांस्कृतिक संगठन हो, तो वो संगठन भी राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए। अब आपने ये सवाल किया कि इतनी सारी पार्टियां हैं फिर भी पीपीआईडी बनाने की क्या जरूरत थी। तो वर्तमान में मैं आपको बताऊं लगभग 2,500 से ज्यादा पार्टियां भारत में रजिस्टर्ड हैं, और जिसमें लगभग 2,000 पार्टियां केवल मूल निवासी समाज की हैं। लेकिन आप देखेंगे कि संविधान जिस मकसद से बना, लोकतांत्रिक रूप से कोई भी पार्टी लोकतांत्रिक नहीं है। मतलब उस पार्टी में कार्य करने वाले लोगों को समान अवसर नहीं मिल रहा है, उनका जीवन खप जाता है, और उनको ये एहसास नहीं होता कि हम किसी पार्टी में एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में रहे हैं। दूसरी बात ये कि जब हम समस्या, राष्ट्रीय समस्या की बात कर रहे हैं,
और राष्ट्रीय समस्या की बात करने का मतलब है कि संगठन हमारा राष्ट्रीय होना चाहिए। तो फिर क्या जिन पार्टियों का आपने जिक्र किया या मैंने उनके नेताओं का जिक्र किया, क्या वो पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर आज तक गई? चाहे वो बसपा हो या सपा हो या आरजेडी हो या मिस्टर पासवान जी की लोक जनशक्ति पार्टी हो या देवीलाल चौधरी जी की इंडियन नेशनल लोक दल हो, क्या ये एक प्रदेश से बाहर निकली? तो क्या उस प्रदेश की समस्या हल हो जाने से पूरे देश की समस्या हल होगी? ये सवाल है हमारे समाज के सामने। और समाज ये भी उम्मीद कर रहा है कि इस समाज में जो लोग राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति करने वाला व्यक्ति भी तो समाज से ही निकल कर आ रहा है ना, और वो केंद्रित हो जा रहा है जाति पर या व्यक्ति पर या परिवार पर। तो ये परिवारवाद, व्यक्तिवाद और जातिवाद ही तो हमारे गुलामी का कारण रहा है, और इस गुलामी से निकालना है तो भारत के संविधान के दायरे में इस देश में लोकतांत्रिक राजनीति चलनी चाहिए, लोकतांत्रिक नेता पैदा होना चाहिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका चुनाव और उनको समय समय पर जिम्मेदारी में बदलाव लाना चाहिए। और पिछले आप देखेंगे जिन पार्टियों का हमने मूल निवासी बहुजन समाज की पार्टियों का जो जिक्र किया, उन पिछले कई सालों से आप देखेंगे कि उनका लोकतांत्रिक चरित्र नहीं है, और लोकतांत्रिक चरित्र नहीं होने की वजह से समाज की जो चूंकि इस देश में जातीय पहचान लोगों की जानी जाती है, तो एक जाति का व्यक्ति यदि किसी पार्टी में हुक्मरान बन गया, नेता बन गया, तो वो सिर्फ अपनी जाति की तरफ आकर्षित होता है और उन्हीं को जोड़ता है। तो शेष जातियों के लोग उससे टूट करके दुश्मन की पार्टियों में जाते हैं। मतलब उनको ये लगता है कि इधर कुछ नहीं मिलने वाला है, चलो हम इन स्थापित पार्टियों की तरफ चलते हैं, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, कम्युनिस्ट हो गई, इन सब में चलते हैं तो उधर कुछ मिलेगा, और ये उम्मीद लेकर के उधर जाता है वो। तो इसलिए हमने ये पाया, हमारे समाज के लोगों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने पाया कि वास्तव में हमारे समाज को जो भारत के संविधान में भारत को एक सार्वभौमिक जो बनाना है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो देश बनाने की बात संविधान की पहली लाइन में कही गई है, और संविधान में इस देश के हर नागरिक को उसकी गरिमा, देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए जो हमने संकल्प लिया है भारत के संविधान की प्रस्तावना में, तो हर व्यक्ति को अवसर देने की बात है। और भारत के संविधान में पर्याप्त प्रतिनिधित्व, आप भी पढ़े होंगे संविधान में ये शब्द लिखा हुआ है, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब ये है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और ये आंदोलन हिस्सेदारी का आंदोलन है, ये केवल राजनीति नहीं है। और इसीलिए हमें ये पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी कि पिछले 71 सालों से इस देश में जो पार्टियां स्थापित हैं, उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों का समानुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया और उनको अवसर नहीं दिया। इस कारण मूल निवासी बहुजन समाज की बहुत सारी पार्टियां होने के बावजूद भी हमें ये पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी। दूसरी बात इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, जी मैं एक थोड़ी सी इसमें और एक मुद्दा आपसे हम थोड़ा स्पष्ट करना, आपसे जानना चाहेंगे उसके ऊपर, क्योंकि जब बात आती है लालू प्रसाद यादव की या मायावती जी की, इनकी जब भी बात आती है तो लोगों को ये लगता है, या महाराष्ट्र में किसी नेताओं की, आपने पासवान जी की भी बात की, महाराष्ट्र में भी 2-3 नेता है जो रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े हुए हैं, प्रकाश आंबेडकर जी हैं, ये सारे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो लीडरशिप है, ये जो पार्टियां हैं, ये बीजेपी और कांग्रेस को रोक सकती है, और इसलिए इनको सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए इनके लोगों को हमने मतलब इन पार्टियों को चुनाव में हमने सपोर्ट करना चाहिए, आमतौर पर लोगों की धारणा है। और आप एक तरफ कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक जो है मूल्य, ये भी जरूरी है। तो ये लोगों को हम कैसे समझाएंगे कि ये जो पार्टियां हैं, ये क्या आरएसएस, कांग्रेस, बीजेपी, इनको क्या वास्तव में ये रोक सकती हैं ये ताकतें, या आप जो रास्ता अपना चुके हैं, जो आप इनको अलग मान करके, इनको हटा करके आप नई जो
यहाँ पर पहल कर रहे हैं, ये कैसे हम समझाएंगे लोगों को? क्योंकि लोग तो ये मानते हैं कि यही लोग जो हैं ये आरएसएस, कांग्रेस, बीजेपी को रोक सकते हैं। देखिए प्रदीप जी, समाज हमारा अज्ञान है। हमारे सज्ञान समाज में 3 बातों की बहुत ज्यादा कमी है। एक तो ज्ञान की, दूसरा वो भ्रमित है, कंफ्यूज है, और तीसरा उसका विश्वास खोया हुआ है, यानी निराश है। यानी ये कहा जाए कि इग्नोरेंस, कंफ्यूजन और जो विश्वास है, जिसको हम कॉन्फिडेंस कहते हैं, ये तीनों चीजों की कमियां होने की वजह से अभी समाज को ये लगता है कि भाई सबसे जो ऊपर पार्टी है उसको हराने के लिए कौन सामने आ सकता है, उसको हराने के लिए यही लोग सामने आ सकते हैं। अब आप उदाहरण ले लीजिए लालू जी का। तो जिस संविधान की बात लेकर के वो चले थे, आप यदि 1987-88 की तरफ यदि ध्यान देंगे, जब से ये नेता उभरे, तो जो उस समय जो बात कर रहे थे मिस्टर पासवान जी, लालू जी, मुलायम सिंह जी, यदि वो उस धार में चलते होते तो निश्चित रूप से आज हम जो आप जो सवाल कर रहे हैं कि समाज ये मान बैठा है कि यही उनको परास्त कर सकते हैं या रोक सकते हैं। यदि रोक सकते होते तो आप समझो 31 दिसंबर 1981 को माननीय बीपी मंडल जी की अध्यक्षता में जो मंडल आयोग बना था, उसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई थी और उसके ठीक दूसरे दिन सरकार गिर गई थी। मिस्टर वाजपेयी उस समय जनसंघी थे, जनसंघ के सांसद थे। मिस्टर वाजपेयी और मिस्टर मुरली मनोहर जोशी दोनों जनसंघ के सांसद थे और दोनों ने समर्थन वापस लिया था। और हमारा समाज यदि जागरूक हुआ होता, और आज जो सवाल उठ रहा है कि इनको रोका कैसे जा सकता है, तो मुझे लगता है कि उसी समय इनको रोक लेना चाहिए था। और उस समय यदि रोक लिए होते, चूंकि मिस्टर वाजपेयी ने इस कारण समर्थन वापस लिया था कि हम मंडल आयोग लागू नहीं होने देंगे, और जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी। और उसके बाद आप देख रहे हैं फिर मिसेज गांधी की सरकार बनी, फिर उसके बाद मिस्टर बीपी सिंह भी आए, उन्होंने भी ये वादा किया कि हम मंडल कमीशन लागू करेंगे। तो ये भ्रम में ला करके हमारे नेताओं को, इनको पहले तो धोखे में रखा, फिर बाद में सीधे में साइड कर दिया। अभी आप देखेंगे एक उदाहरण है 1991 का, जब कांग्रेस सरकार इस देश में 3 मुद्दे लेकर आई, जिनको शॉर्ट में हम एलपीजी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और साथ में महिला आरक्षण भी लेके आई। और लालू जी ने उस समय ये मुद्दा रेज किया था कि भाई हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन महिला आरक्षण 50% होना चाहिए, और ओबीसी का जितना हिस्सा है, एसटी का जितना हिस्सा है, एससी का जितना हिस्सा है, और माइनॉरिटी का जितना हिस्सा है, इन सारे हिस्से तय होना चाहिए। और एक नेता ऐसी है जो बीजेपी में रही है और आज भी बीजेपी में है, उनके साथ तो चरित्र का आरोप लगा। अब मुझे लगता है कि ये सवाल आपने कर दिया है तो मुझे नाम भी बता देना चाहिए और वो सवाल भी कर देना चाहिए। मिस उमा भारती जी, जो मध्य प्रदेश में उस समय लीड कर रही थी, उन्होंने महिला आरक्षण, जबकि ऑलरेडी वो भाजपा की कार्यकर्ता रही है, भाजपा की नेता रही है, आज भी भाजपा में है, और वो ओबीसी को बिलोंग करती हैं, और जाति व्यवस्था में लोधी बिरादरी की है। वैसे हम जाति पर विश्वास नहीं करते, हम वर्ग की बात करते हैं, लेकिन इस देश में जाति व्यवस्था है, इसलिए उसकी चर्चा करना चाहिए। और उन्होंने ये मुद्दा रेज किया था कि भाई हम महिलाओं के समानुपातिक आरक्षण के पक्ष में हैं। तो उनके ऊपर ये आरोप लगा था, मिस्टर गोविंदाचार्य उनके एक सहयोगी नेता हुआ करते थे, तो उसमें ये आरोप लगा था कि उमा भारती के संबंध, मतलब अवैध संबंध गोविंदाचार्य से हैं, और दूसरे दिन से उमा भारती ने इस मुद्दे पर बोलना बंद कर दिया था। तो हमारे लोगों को चरित्र में, उनके कामों में कमियां ढूंढ करके उनको डिमोरलाइज किया जाता है और उनका मुंह बंद किया जाता है, मतलब उनकी जबान बंद की जाती है। और ये यदि लालू, मुलायम, मायावती और ये पासवान जैसे नेता यदि उनको रोक सकते होते तो फिर ये उनके शरण में क्यों जाते? आप देखे होंगे सन 89 से लेकर
अभी जीवन के अंतिम तक मिस्टर पासवान जी जब कांग्रेस की सत्ता रही है यूपीए की तो यूपीए के साथ रहे, और जब एनडीए की सरकार आई तो ये एनडीए के साथ हो गए, मतलब अवसर के साथ चले। जबकि मैं आपको एक बात बता दूं, याद दिला दूं, मिस्टर पासवान जी जब राजनीति करने निकले तो उन्होंने एक नारा दिया था, एक स्लोगन दिया था, एक संकल्प दिया था कि मैं उन घरों में चिराग जलाने निकला हूं जिन घरों में सदियों से अंधेरा है। और आप देखेंगे कि उनके ही घर में चिराग पैदा हुआ। उनके बेटे का नाम चिराग है, शायद आप जान रहे होंगे। उनके घर में चिराग पैदा हुआ और वो भी सवर्ण कास्ट की महिला के पेट गर्भ से निकला। उनके खुद के हमारे समाज की जो महिला थी उस महिला के गर्भ से चिराग पैदा नहीं हुआ। अब ये समाज को ये सवाल करना चाहिए कि वो चिराग कहां उजाला फैलाएगा, सवर्णों के घर में या मूल्यवासियों के घर में। दूसरी तरफ आप देखिए, मिस्टर मुलायम सिंह जी ने स्टार्ट में महिला आरक्षण का समर्थन किया, बाद में वो भी शांत हो गए। लालू जी अभी तक लड़ते रहे, अभी तक वो उस मुद्दे पर अड़े हुए हैं और इसका परिणाम ये हुआ कि उनको जेल भी जाना पड़ा। और ये जो उनके समर्थन में हो गए डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो बच गए जेल से। आप वहीं देखेंगे मिस्टर जगन्नाथ मिश्रा जो बिहार के उस समय के नेता रहे हैं मिस्टर लालू जी के साथ में, उसी कांड में वो भी अपराधी हैं, तो उनको जेल नहीं हुई और लालू जी को जेल हो गई। मतलब एक ही धारा के दोनों अपराधी, एक जेल से बाहर और एक जेल के अंदर। मतलब ये जो विषमतावादी न्याय व्यवस्था भी है उसके आधार पर हमारा समाज ये डिमोरलाइज बना हुआ है, ये निराश बैठा हुआ है। और इसको लगता है कि जो स्टेब्लिश नेता है यही बीजेपी, कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टी का कहना चाहिए सामना कर सकता है और यही जो है इनको हरा सकता है। अब जरा समझिए, थोड़ा सा मैं और बोलूंगा इसमें कि हमारे पुरखों में उत्तर भारत का लेनिन, या वर्तमान में कहिए तो पूरे भारत के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने यह कहा था कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन हमारे समाज ने चलाया। पिछले 71 साल से 10 का शासन चल रहा है 90 पर, और अब ये परिवर्तन होता दिख रहा है। और इस परिवर्तन होते में ये नेता उभर कर आए और वही राजनीति यदि लेकर चलते होते कि हम उनको अपनी राजनीतिक पार्टी में निर्णायक भूमिका में कहीं भी नहीं रखेंगे। मतलब हमारे पुरखों ने जो साफ बताया है कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, यदि ये बात हमारे लोगों की समझ में आ जाती तो निश्चित रूप से इस देश की पूरी राजनीतिक चाबी, या ये कहिए कि पॉलिटिकल पावर हमारे हाथ में होता। एक उदाहरण मैं और आपको देना चाहूंगा। दीनबंधु सर छोटू राम एक बहुत बड़े किसान नेता रहे हैं और उन्होंने 1938 में एक संदेश दिया था हमारे समाज को, खासकर किसान मजदूरों को। उन्होंने एक संदेश दिया था कि मेरे भोले किसान मजदूरों, 2 काम कर लो, एक तो दोस्त कौन है दुश्मन कौन है इसको पहचान लो, और दूसरा बोलने की आदत डाल लो। मतलब बोलना सीख लो और दोस्त और दुश्मन को पहचानना सीख लो। यदि इतना कर गए होते, इतना कर लिए होते तो निश्चित रूप से आज दुश्मन हमारे घरों में घुसपैठ नहीं करता। और उसका परिणाम, दुष्परिणाम ये हुआ कि जितने भी मूल्यवासी बहुजन समाज की पार्टियां हैं, मैं बिना नाम लिए ये कहना चाहूंगा कि सभी पार्टियों में वो विषमतावादी लोग, वो ब्राह्मणवादी लोग निर्णायक भूमिका में हैं, मतलब निर्णय की स्थिति में बने हुए हैं और उनके इशारे पर ही ये सारे नेता निर्णय लेते हैं। तब आप ये कैसे कह सकते हैं, या समाज कैसे कह सकता है कि यही पार्टियां या यही नेता भाजपा और कांग्रेस को परास्त कर सकती हैं? क्योंकि उनके ही कैडर इधर एंट्री किए हुए हैं, उनके ही कैडर उनके रणनीति के तहत एंट्री किए हुए हैं और इनको नाबूद करने के लिए एंट्री किए हुए हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपको 93 और 97 का एग्जाम्पल एक मैं यूपी का बताऊं, क्योंकि ये बताना जरूरी है। यूपी का बताऊं मैं तो 93 में पहली बार सपा बसपा का गठबंधन हुआ था।
माननीय काशीराम जी उस समय थे, और उस समय एक नारा निकला था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो जो आरएसएस या बीजेपी आज अपने आप को बहुत ताकतवर बता रहे हैं, इनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई थी, और इस दोस्ती को तोड़ने के लिए आरएसएस ने एड़ी चोटी का बल लगाया और इन दोनों को अलग अलग कर दिया। फिर 97 में बसपा की सरकार भाजपा के गठबंधन में बनी। आप ये देख रहे होंगे, मतलब जिस विचारधारा का विरोध हमारे पुरखे करते आए और उसके विरोध में वो पार्टी खड़ी हुई, उसी विचारधारा के साथ समझौता हुआ। और रजत शर्मा नाम का एक व्यक्ति पत्रकार है, पूरा देश लगभग उसको जान रहा है, उसने मिस्टर वाजपेयी जी से एक सवाल किया था। वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री थे। उसने एक सवाल किया था कि वाजपेयी जी, आपकी विरोधी बसपा है, आपकी विरोधी सपा है, आप दोनों का विरोध करते हैं और दोनों के साथ अलग अलग समय में आप सरकार भी बना चुके हैं, ये क्या मुद्दा है, क्या मामला है? तो वाजपेयी जी ने बड़े ओजपूर्ण शब्दों में ये जवाब दिया था कि मिस्टर शर्मा, ये मिस्टर काशीराम और मुलायम सिंह मेरी जूती में कांटों की तरह चुभते हैं, और कांटे को कांटे से निकाला जाता है और फिर अलग अलग फेंक दिया जाता है। वो आज चल रहा है। उस गठबंधन को तोड़ा गया, वो गठबंधन आज तक इकट्ठा नहीं हो पाया, और उन दोनों का अलग अलग समय में यूज करके बीजेपी और कांग्रेस क्रमशः सत्ता में आ रही है। इसके साथ मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि व्यक्तिवाद, परिवारवाद और जातिवाद जबरदस्त हावी हुआ है, और भारत का संविधान इसकी अलग बात करता है, क्योंकि भारत में जब तक जातियां रहेंगी तो राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र इस देश को राष्ट्रीय देश बनाना, मतलब एक राष्ट्र बनाना चाहता है। तो राष्ट्र बनाना चाहता है तो हम भारत के लोग, जो शब्द आया है भारत के संविधान की प्रस्तावना में, तो वहां कहीं कास्ट नहीं है, कहीं क्लास नहीं है, कहीं रिलीजन नहीं है, कहीं जेंडर नहीं है, कहीं आपकी लैंग्वेज नहीं है, मतलब सारे बेस को एक साइड में रख करके केवल भारतीय है। तो भारतीय को भारत में रहने के लिए जो भारत के संसाधन है, सारे संसाधनों में समान अवसर, समान उसका शेयर मिले, इस मकसद से जो भारत का संविधान निर्मित हुआ। और कायदे से यदि भारत के संविधान को लागू किया गया होता तो आज जो परिस्थिति निर्मित हुई है कि जिन चीजों को भारत के संविधान में राष्ट्रीयकृत करने की बात कही गई थी, उन सारी चीजों का प्राइवेटीकरण हो रहा है। और बाबा साहब ने तो महिला के अधिकारों की जो बात करी, वो महिला के अधिकार आज भी सुरक्षित नहीं है। मतलब 71 साल के बाद भी ये हालात बनी हुई है। इसीलिए पीपीआईडी यानी पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने इस देश के हर नागरिक को, खासकर मूल निवासी बहुजन समाज को, उसकी जनसंख्या के आधार पर भागीदारी देने का निश्चय किया हुआ है, और महिला को 50% भागीदारी हर क्षेत्र में, केवल राजनीति के क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में महिला को 50% भागीदारी का फंडा बनाया हुआ है। बिल्कुल, ये एक बात आपके कहने से सामने आ रही है कि आपका जो पहला संघर्ष है जिन शासक जातियों के साथ है उनके साथ तो है ही है, जो शासक जातियों के दल है उनके साथ तो है ही है, लेकिन आपके सामने ये भी जो दल हैं ये भी आपके सामने हैं जिनके सवालों, मतलब जिनके बारे में आपको अक्सर सवाल पूछे जा सकते हैं। खैर, जो अभी राजनीतिक अभी माहौल है इस देश में, जो चुनौतियां सामने आपको दिखती हैं, खास करके पीपीआईडी को ये सारी चुनौतियों की तरफ कैसे देखती हैं? क्योंकि जो बात आपने की, एक विचारधारा की भी बात है, क्योंकि लालू जी हो या मुलायम सिंह यादव हो, इनकी जो विचारधारा है एक अलग विचारधारा है। कहीं ना कहीं वो खुद को लोहिया जयप्रकाश की विचारधारा के साथ जोड़ते हैं कुछ लोग। यहाँ पर मायावती जी हैं, उन्होंने कभी फुले साहब, बाबा साहब पेरियार की बात कही है, लेकिन अभी पेरियार जी का फोटो भी उनके बैनरों पर नहीं दिखता, जिनका जिक्र आपने शुरुआत नहीं किया। तो ये जो, और अभी आपने निजीकरण की बात की, जो तमाम अभी जो चुनौतियां हैं, इनके तरफ पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक कैसे देखती हैं? क्योंकि आप अभी एक दावा कर रहे हैं इस देश में
लोकतांत्रिक राजनीति का, एक विचारधारा के आधार पर राजनीति का? देखिए, राजनीति का मतलब विधानसभा या लोकसभा में चुनकर पहुंच जाना नहीं है। बाबा साहब ने अपने वालूम में ये व्यवस्था या ये संज्ञान लिया हुआ है कि एक लीडर की जो ड्यूटी है समाज को मोटिवेट करना, समाज को गाइड करना और समाज को ऑर्गेनाइज करना, और हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। समाज को जागरूक कर रहे हैं और उसके हक और अधिकारों के लिए ये बता रहे हैं कि तुम्हें अधिकार ऐसे नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीनने पड़ते हैं। और ये लड़ाई केवल सत्ता कब्जा करने के लिए नहीं है, ये लड़ाई हमारे समाज का आत्मसम्मान कैसे स्थापित हो इसके लिए भी है। क्योंकि सत्ता तो एक माध्यम है और उस सत्ता के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत की जा सकती है, और जब तक उधर हमारे लोगों की सोच नहीं बनेगी कि हम इस देश के राजा हो सकते हैं, तब तक वो सोच ही नहीं सकता कि हम कोई बदलाव ला सकते हैं। हमारे समाज में जो निराशा बनी हुई है, जो हमारे उस समाज की निराशा ही हमारे लिए चुनौती है। ये 2% 3% के लोग हमारे लिए चुनौती नहीं है। हम ये आपको बता दें कि चुनौती हमारे समाज का अज्ञान और निराशा है, और इस अज्ञान और निराशा को दूर करने के लिए हम हमारे संगठन के माध्यम से समाज में मोटिवेशन का कार्यक्रम, गाइड लेने का कार्यक्रम, उनको ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम कंटिन्यू लगाए हुए हैं। और इसीलिए हमने संस्थागत तरीके से नए नए लीडरशिप डेवलप करने का, उनको बराबर अवसर देने का प्लान बना रखा है। तो ये दुश्मन जिसकी संख्या बहुत कम है वो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग पॉइंट नहीं है। चैलेंजिंग पॉइंट हमारा ये है कि हमारा समाज अज्ञान है, और जैसे ही हमारे समाज को ये ज्ञान मिलेगा कि ये एक वोट की ताकत पूरे समाज की दशा बदल सकती है, लेकिन उस दशा को बदलने के लिए पहले दिशा बदलना जरूरी है। हमारा समाज ये मान बैठा है कि पहले दशा बदल जाए फिर दिशा बदल जाएगी, ये उल्टा कार्यक्रम मान रखा है, और इसीलिए दुश्मन उस पर हावी है। थोड़ा सा लालच देकर वो अपने साथ ले जा रहा है, और वो उधर मुर्गे की तरह उसको दाना डालता रहता है और उसके पंख निकालता रहता है। मध्य प्रदेश की कई घटनाएं मैं आपको बताऊं। मध्य प्रदेश के विधायक जो एससी और एसटी के विधायक बन के जाते हैं, तो ये सवर्ण विधायक के साथ में एक जो डिस्पोजल की पत्तल होती है उसमें खाना खाते हैं, और सवर्ण कास्ट का जो विधायक है, जिसको तथाकथित उच्च वर्णीय कहा जाता है, वो बढ़िया स्टील की थाली में खाना खाता है वहीं बैठकर। और हमारे उस आदमी को ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारा अपमान हो रहा है कि सम्मान हो रहा है। तो ये जो हमारे खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट का जो मूवमेंट खासकर पेरियार रामास्वामी नायकर ने चलाया था, यदि वो मूवमेंट समझ में आ जाए तो ये सारी चुनौती अपने आप साइड में हो जाएंगी। हमारे लिए जो मुख्य चुनौती है वो हमारे समाज को खुद को जागरूक करने की है, और जैसे जैसे हम समाज के टच में जा रहे हैं, समाज जागरूक हो रहा है, तो चूंकि दुश्मन सत्ता का उपयोग कर रहा है इस समाज को भ्रमित करने के लिए, और समाज अज्ञान है इसलिए भ्रमित होता है। लेकिन यदि अज्ञानता से भ्रम की ओर यदि बढ़ा है तो इसका मतलब कि एक समय वो आएगा कि वो कॉन्फिडेंस में आ जाएगा। इसका मतलब हम आगे बढ़े हैं कि समाज हमारा अज्ञानता से भ्रम की ओर गया है, तो निश्चित रूप से वो बात आएगी। चुनौती की जहां बात है, तो हजारों सालों से इनकी व्यवस्था इस देश में स्थापित है, जो विषमतावादी व्यवस्था है। उस व्यवस्था के माध्यम से बीच में धार्मिक मुद्दे ला करके इस देश में अपनी सत्ता बनाए हुए हैं, और उस सत्ता के माध्यम से जब जहां चाहते हैं वहां ये कोई भी मतलब आदेश निर्देश करके हमें, हमारे समाज के लोगों को प्रताड़ित करने का, डिमोरलाइज करने का काम करते हैं। और हम केवल जागरूकता के माध्यम से, क्योंकि हमारे पास एक ही साधन है, केवल जागरूकता, हमारे पास ना धन है,
ना तो कोई ऐसी चमत्कारिक शक्ति है कि हम सीधे एक झटके में समाज को बदल डालेंगे। हमारे सामने जो चैलेंजिंग पॉइंट है वो समाज को जागरूक करने का पॉइंट है, और उस दिशा में हम बराबर आगे बढ़ रहे हैं, और समाज जाग रहा है और जुड़ रहा है। बीच में हुआ क्या, हमारे समाज के जो नेता निकले, जिस समाज ने इनसे उम्मीद की थी, ये नेता ही समाज को बेचने में लग गए और अपनी नेतागिरी बढ़ाने में लग गए। मतलब पर्सनालिटी डेवलप करने के बजाय पर्सनल डेवलप करने में लग गए। इसलिए समाज अपने आप को ऐसा मान बैठा है कि नेता हमारे साथ धोखा करता है, चाहे वो किसी भी वर्ग का नेता हो। तो राजनीति के प्रति उसकी एक, क्या कहना चाहिए, निष्क्रियता के साथ साथ बैकफुट पर वो गया है, और उस बैकफुट से आगे लाने का काम हम जागरूकता के माध्यम से कर रहे हैं। और जागरूकता ही वो साधन है जिसके माध्यम से उनको ये जो बाबा साहब ने वन मैन वन वोट और वन वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है कि ये जो वन वोट है ये तुम्हारे लिए खजाने की चाबी है, और ये वोट को बेचना, दान करना बंद कर दो, इसका उपयोग और प्रयोग करो, तो निश्चित रूप से तुम सत्ता में आओगे। हमारे पुरखों में, उत्तर भारत में खासकर कहिए, कि एक अर्जक संघ बनाया गया था 1969 में। मिस्टर रामस्वरूप वर्मा जी ने उसको बनाया था, और अर्जक शब्द का प्रयोग उन्होंने पूरे मूल निवासी बहुजन समाज के लिए किया, क्योंकि यही समाज ही अर्जन करने वाला है, मतलब कमाने वाला है, और कमाता ये है, खाता दुश्मन है। और ये समझ वही आंदोलन वामसेफ नाम का एक संगठन, जो सामाजिक संगठन इस देश में चल रहा है, और वही आंदोलन चला रहा है, जिस विचारधारा में इस देश का संविधान बना हुआ है, उसी आधार पर हम समाज को, हमारे लिए ये स्थापित पार्टियां चुनौती नहीं है। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं, कारण ये है कि उनकी संख्या आज के डेट में केवल 10% है, और हमारी संख्या 90% है, और 90% में 10 पार्टियां भी यदि सक्रिय रही तो एक पार्टी को 9% वोट मिलेंगे, और सवर्णों की 2 पार्टियां भी सक्रिय होंगी तो उनको 5-5% ही मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि हम तब भी हावी रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान होने पर। गौतम बुद्ध ने जो बात कही, अत्तदीपो भव, उन्होंने कहा शिक्षा ही तुम्हारे उत्थान का मार्ग है। आज इन सत्ताधारी पार्टियों ने शिक्षा के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। नई शिक्षा नीति आप पढ़े होंगे तो उसके माध्यम से आप देखेंगे कि शिक्षा के सारे रास्ते इन्होंने बंद कर रखे हैं। तो हमारा समाज पहले भी अज्ञान था, और अब वर्तमान सरकार और अज्ञानता में इनको ले जाना चाह रही है। तो हम सामाजिक शिक्षा के माध्यम से एकेडमिक शिक्षा को बदल पाएंगे, ये तो हम जब ही कर पाएंगे जब हमारे पास पावर आएगा। लेकिन हम अभी सामाजिक शिक्षा के माध्यम से, यानी सामाजिक जागरूकता के माध्यम से इस चुनौती को स्लोली कहिए, डायरेक्ट तो चूंकि समाज हमारा इतना अज्ञान है, इसलिए हम एक झटके में तो नहीं कह सकते, लेकिन झटका में आया हुआ परिवर्तन अस्थायी होता भी नहीं है। मैं इस पक्ष का भी नहीं हूं, क्योंकि जब परिवर्तन की बात है तो वो धीरे धीरे परिवर्तन हो तो वो स्थायी रहने वाला है। और यही चैलेंजिंग है हमारे लिए कि हम इस अज्ञान और कंफ्यूज सोसाइटी को सज्ञान बनाएंगे और इनमें आत्मविश्वास पैदा करेंगे, और तब जाकर हम इस देश की पॉलिटिकल पावर को कब्जा करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास समय है थोड़ा बचा हुआ, लेकिन उसमें हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने चुनौतियों की बात की है, एक अपनी तुलना भी की है पार्टी की दूसरे पार्टियों के साथ, विचारधारा के आधार पर, कार्यक्रम के आधार पर। अब सवाल ये उठता है, क्योंकि जब आप समाज में जाने की बात करते हैं, समाज को समझाने की बात करते हैं, तो एक बड़ी ताकत की आवश्यकता है। खास करके कार्यकर्ताओं ने अपना समय, अधिक समय देकर के, झुक कर करके काम करने की आवश्यकता है। तो ये बड़ी चुनौती सामने लगती है। अब जो भी चुनौतियां पार्टी के सामने आपको दिखाई देती हैं, या मूल निवासी समाज की राजनीति के सामने दिखाई देती हैं, तो उनका ये मुकाबला करने के लिए पीपीआईडी के पास मोटा मोटी क्या समाधान आप बताना चाहेंगे कि ये पीपीआईडी आने वाले समय में
इसके ऊपर अमल कर रही हैं या अभी अमल कर रही हैं, जिससे सारे लोगों को ये समझ में आए, कार्यकर्ताओं के समझ में आए कि ये मजबूती से किया जाना आवश्यक है? देखिए प्रदीप जी, हम हमारे समाज को ये समझाने में सफल होते जा रहे हैं कि मूल निवासियों का मूल निवासियों के लिए और मूल निवासियों के द्वारा इस देश में सत्ता स्थापित होना चाहिए। मतलब वोट तो मूल निवासियों का रहेगा ही रहेगा, संसाधन भी उन्हीं के रहे। कारण अभी तक जो सत्ताधारी पार्टियां सत्ता में हैं, ये कारपोरेट घराने से लोन लेती हैं और सत्ता में आने के बाद उन्हीं के हिसाब की पॉलिसी बनाती हैं। मतलब उनके इशारे पर चलती हैं, इसको ऐसा कह सकते हैं। हम हमारी चैलेंजिंग को समाज के ही संसाधन से, समाज के द्वारा, समाज के लिए लगाने वाले हैं। यही हमने रूट चार्ट बना रखा है और समाज को पे बैक टू सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट समझाएंगे और एक कॉमन आइडेंटिटी के साथ। क्योंकि दुनिया में कहीं भी किसी भी राष्ट्र में आप देखेंगे तो कोई व्यक्ति रूल नहीं करता, थॉट रूल करता है। थॉट यानी विचार, और थॉट रूल करता है। इसका मतलब कि हमें हमारे समाज का एक कॉमन थॉट बनाना होगा, और कॉमन थॉट हमारे पुरखों के फुले अम्बेडकरी विचारधारा, या उसको समतावादी विचारधारा कहिए, समतावादी विचारधारा के साथ मूल निवासी पहचान जोड़ करके, और इस पहचान के तहत जब भारत के संविधान की जो मंशा है कि कोई भी व्यक्ति ना हायर होगा न कोई लोअर होगा, तो जब ये बात हम समाज में जागरूकता ले जाएंगे, समाज को ये मतलब एहसास दिलाएंगे कि भाई आपके अपने अधिकार केवल इस दुनिया में पैदा होकर जीते रहने के नहीं है, इस दुनिया में सम्मान के साथ यदि जीना है तो सम्मान के साथ जो समता मूलक जो मूल्य है या मानवीय जो मूल्य है, जिसको समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय कहा जाता है, वो मूल्य यदि स्थापित करना है तो उन मूल्यों को स्थापित करने का रास्ता केवल और केवल संवैधानिक रास्ता है। किसी को खूनी क्रांति करके वो स्थापना नहीं की जा सकती है। ये वैचारिक क्रांति के माध्यम से समतामूलक समाज का निर्माण किया जा सकता है। और समतामूलक समाज का निर्माण करने के लिए हर आदमी को, जो किसी लेवल का है, उसको ये एहसास होना चाहिए कि इस राष्ट्र के निर्माण में हमारा भी कितना योगदान होगा, ये उसको समझ में आना चाहिए। और इसीलिए ये संगठन कैडर बेस आधार पर तैयार करने की पूरी प्लानिंग हुई है। और जो भी कार्यकर्ता, हम एक कार्यकर्ता हैं, जिम्मेदारी तो कुछ समय के लिए किसी को भी मिल सकती है। हम एक आंदोलन के सिपाही हैं, और उस आंदोलन के सिपाही को समय समय पर प्रशिक्षण देने के लिए हमने जो अपना संस्थान बना रखा है, मतलब कौन सी पॉलिसी को कहाँ अडॉप्ट करना है, कहाँ हमारे लिए अड़चने आ रही हैं, उन अड़चनों को कैसे दूर करना है, ये सारा प्रशिक्षण दे करके हम हमारे समाज में एक इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप डेवलप करना चाहते हैं। और इस दिशा में हम लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, और उसका परिणाम भी दिख रहा है। आप ब्लॉक लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, स्टेट लेवल में देखेंगे तो लोगों में इस बात की समझ बढ़ रही है कि वास्तव में यही एक रास्ता है जो संविधान के दायरे में है, और संविधान के दायरे में रह करके ही हम सत्ता को बदल सकते हैं। और इस देश में शासन करने के लिए मूल निवासी समाज की एक ही पार्टी से काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि दुश्मनों ने जो अभी स्थिति बना रखी है कि एक पक्ष में रहेगा, एक विपक्ष में रहेगा। आज एक शासन में है, कल दूसरा शासन, मतलब वही ब्राह्मणवादी पार्टियां। इसलिए मूल निवासी बहुजन समाज में भी 2-3 पार्टियां ऐसी होनी चाहिए। और वैसी पीपीआईडी तो आएगी ही निश्चित रूप से, क्योंकि समाज अब देख रहा है इसको आशा भरी निगाहों से। और जहां जहां हम फील्ड में जाके देख रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं, उनके सवालों का सही हम जवाब दे रहे हैं। दूसरी पार्टियों से लोग सवाल करते हैं तो उसका जवाब उनके पास नहीं होता है। इसलिए समाज अभी जो संभ्रम की स्थिति में था, वो उधर से निकलकर कॉन्फिडेंस की ओर जा रहा है। और इस हालत में हम समाज को ये
समाधान देने के लिए या सलूशन देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि जब समतामूलक समाज का निर्माण होगा तो समानुपातिक भागीदारी मिलेगी, सबके साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा, लेकिन वो तभी मिलेगा जब हमारे समाज की सत्ता इस देश में होगी। और वो सत्ता होने का मतलब ये है कि हमारा समाज अपने वोट का उपयोग और प्रयोग करना सीखे, दान करना या बेचना छोड़ करके, क्योंकि ये वोट बेचने के लिए या दान करने के लिए नहीं हुआ मिला है, बहुत मेहनत करनी पड़ी है इसके लिए। और ये समझ समाज में बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन स्थायी रूप से बढ़ रही है और ये आगे बढ़ेगी। और इसी आधार पर हम हमारे समाज की समस्या या ये कहिए कि राजनीतिक जो चुनौतियां हैं दुश्मनों के माध्यम से हमारे सामने लाई गई हैं, उनको हम नेस्तनाबूद करेंगे और इस देश की पॉलिटिकल पावर को कब्जा करेंगे, ये हम दृढ़ विश्वास के साथ कह सकते हैं। जी जी सर, जो हमारी चर्चा है अभी हम यहाँ पर समाप्ति की ओर हैं और अंतिम में आपसे हम हमारे खास करके दर्शकों के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए, समाज के लिए भी आपसे हम संदेश लेना चाहेंगे। लेकिन खास करके जो कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को देखते हैं, एमएनटी का कार्यक्रम हमेशा जो मूल निवासी समाज के कार्यकर्ता हैं वही अधिकतर देखते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे सर आज के विषय के संदर्भ में? जी प्रदीप जी, हम मूल निवासी बहुजन समाज की यदि बात करते हैं, बाबा साहब ने हमारे प्रबुद्ध समाज की संकल्पना की थी। प्रबुद्ध समाज का मतलब यह है कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर और 30 वकील हों, वह समाज प्रबुद्ध समाज होगा। वर्तमान में डॉक्टरों की, वकीलों की, इंजीनियरों की बहुत संख्या हो गई है, लेकिन फिर भी हमारा समाज अभी प्रबुद्ध समाज नहीं बना। तो प्रबुद्ध समाज बनाने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति की ये ड्यूटी हो कि पहले तो वो खुद वैज्ञानिक और संवैधानिक मूल्यों को समझे और फिर ज्यादा नहीं तो कम से कम अपने परिवार को उस विषय में जागरूक करे। इसीलिए हमारे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के दिशा निर्देश में हमने जो BS4 का आंदोलन चलाया है, BS4 का जो अभियान चलाया है, भारतीय संविधान सुरक्षा, संवर्धन और सम्मान, कि हर घर में भारत का संविधान जाए और उस संविधान के माध्यम से हमारे लोगों को ये पता चले कि हमारे हक और अधिकार क्या है, कैसे मिलेंगे, उनके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो हमारे समाज के, खासकर पार्टी के कार्यकर्ता को ये इन मूल्यों पर चर्चा करने के लिए, वर्तमान में जो सबसे बड़ी समस्या है कि भारत में ओबीसी की जो जनगणना नहीं हो रही है, जानबूझ के सरकार करना नहीं चाह रही है, तो खासकर ओबीसी जो हमारे समाज के लोग हैं, ओबीसी वर्ग के, ये बहुत ज्यादा भ्रम में है। और भ्रम में क्या कहिए, अंधेरे में है, और उस अंधेरे से निकलने के लिए इसको संविधान जानना जरूरी है। और इस दिशा में हम हमारे कार्यकर्ताओं से या जो दर्शक साथी समझ रहे हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, अपनी ओर से भी, अपने संगठन की ओर से भी, कि आप सबसे पहले संवैधानिक मूल्यों को, मानवीय मूल्यों को खुद जानिए, समझिए और अपने संपर्क के लोग, चाहे वो परिवार के लोग हों, रिश्तेदार के लोग हों, यार दोस्त हों, उनको भी ये बातें समझाइए। और कम से कम एक दिन में संविधान का एक अनुच्छेद पढ़ें और उसका खुद विश्लेषण करें। फिर कुछ बातें नहीं समझ में आ रही तो किसी संपर्क के साथी से उस पर डिस्कशन करें और अपने बच्चों को, घर के परिवार के लोगों को, मतलब डोर टू डोर की जो हम बात कर रहे हैं कि हर घर का आदमी यदि ये काम करना शुरू कर दे तो ये लड़ाई बहुत लंबी नहीं है, ये लड़ाई जल्दी जीती जा सकती है। सिर्फ मूल निवासी संकल्पना के साथ समतामूलक विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने की जरूरत है। और व्यक्तिवाद, परिवारवाद और जातिवाद की जगह लोकतंत्र और संस्थागत नेतृत्व को विकसित करने के लिए हर हमारा कार्यकर्ता या हमारे समाज का जो हमारा शुभचिंतक है वो इस दिशा में चिंतन करे, मनन करे और आंख मूंद करके किसी का चुनाव करना बंद कर दे। वो व्यक्ति बहुत धनवान हो सकता है, बहुत बुद्धिमान हो सकता है,
बहुत चरित्रवान भी हो सकता है, लेकिन यदि वो लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास नहीं रखता तो वो इस देश में सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन नहीं कर सकता है। इसलिए इन सामाजिक और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रख के किसी भी लीडरशिप में XYZ वो कोई भी हो सकता है, वो लीडरशिप उतने दिन के लिए जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी जब तक वो जीवन में जिएगा तब तक उसकी जिम्मेदारी समाज के प्रति है। इसलिए आजीवन वो जिम्मेदारी संभालने के लिए उसको स्वयं जागरूक होना चाहिए और इस जागरूकता के लिए अनवरत रूप से जो संगठन के ट्रेनिंग कार्यक्रम है, कैडर कार्यक्रम है या सिंपोजियम है, इन सारे कार्यक्रमों के माध्यम से साथ ही साथ संगठन के जो साहित्य निर्मित हो रहे हैं, हमारे DK खापर्डे मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से जो हमारे बुद्धिजीवी साथी, लेखक साथी, साहित्यकार लोग हमारे पुरखों के आंदोलन के जो साहित्य प्रोवाइड कर रहे हैं, लिख रहे हैं, या हमारे समाज का ये संगठन का जो मूल निवासी टाइम्स नाम का जो पेपर आ रहा है, ये पेपर हमारे लोग पढ़ें। और MNT न्यूज नेटवर्क जो यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर इन सभी में चल रहा है, हमारे ये दर्शक साथी और अपने इष्ट मित्रों को, परिवार के लोगों को, संबंधियों को ये बताएं कि समाज में जागरूकता इन माध्यमों से आएगी। तो ये साहित्य एक माध्यम है, पेपर माध्यम है, और फिर ये आज के डेट में ये न्यूज नेटवर्क माध्यम है। इस माध्यमों को हमारा समाज यूज करना शुरू कर दे तो धीरे धीरे हमारी विचारधारा, चूंकि हम प्रचारित और प्रसारित करने का काम कर रहे हैं, और ये पूरे समाज में प्रचारित और प्रसारित होगी, और बिना किसी प्रकार का भेदभाव किए बगैर यदि हम समाज को जागरूक करने में सफल हुए, और हमारे कार्यकर्ताओं का मेरा यही संदेश है कि आपको यही काम करना है और यही एकमात्र रास्ता है आपके लिए, बकाया और कोई रास्ता बचा नहीं है। दुश्मनों ने हमें कोई रास्ता छोड़ नहीं रखा है, तो इसलिए इसी रास्ते में चल करके हम समाज को जागरूक करेंगे और इस देश का पॉलिटिकल पावर कैप्चर करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जो मैसेज दिया है और आज जो आपने हमें समय दिया, खास करके जो राजनीतिक चुनौतियां हैं मूल निवासी बहुजन समाज के सामने, और काफी सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर आपने एक दृष्टिकोण भी दिया है, बहुत बातें स्पष्ट हुई है। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा क्योंकि आपने व्यस्तता के बावजूद भी आज हमें समय दे करके ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हमें बताई हैं, और भी आगे भी हम आपका समय चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर समय की अभी कार्यक्रम मर्यादा है, तो यहाँ पर हम आपका आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम को भी समाप्त करना चाहेंगे। थैंक यू सर। आपका भी धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी। आपके नेटवर्क का धन्यवाद। जी, थैंक यू सर। साथियों, अभी हमने बात की पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, मूल निवासी हेमराज सिंह पटेल जी। हेमराज सिंह पटेल जी वर्तमान में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और अभी हाल ही में जो 31 अक्टूबर 2021 को पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की जो राष्ट्रीय महासभा हुई उत्तराखंड में, उसमें आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अप्रैल 2022 में आप पार्टी की आपकी जो कार्यकारिणी है, नई कार्यकारिणी, अप्रैल 2022 के अंत में आप अपना कार्यभार संभालेंगे। साथियों, इनके साथ जो हमने चर्चा की है, ये चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, और आप सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे इसी प्रकार से हम जो भी कार्यक्रम करते हैं उन कार्यक्रम को आप सपोर्ट कीजिए, उसको शेयर करते रहिए, इसके ऊपर आप कमेंट करते रहें, ताकि ये जो चर्चाएं हैं समाज के हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, खास करके कार्यकर्ताओं तक अधिकतर पहुंचे, ताकि कार्यकर्ता उन बातों को समझ करके वो समाज में भी उसको ले जाए। तो मैं आप सभी का पुनः एक बार आभार भी व्यक्त करूंगा, और कल के कार्यक्रम की यहाँ पर घोषणा करते हुए इस कार्यक्रम को यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। कल का बैनर आपके स्क्रीन पर है। कल 6 नवंबर को रात्रि 8:30 बजे हम जो चर्चा करने वाले हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के सभी स्तंभों में प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता क्यों और कैसे। आज जो बातचीत की है हमारे मूल निवासी हेमराज सिंह पटेल सर ने प्रशिक्षण के ऊपर और जागरूक समाज के ऊपर, जागरूक कार्यकर्ताओं के ऊपर बहुत जोर दिया है। जो राजनीतिक एक स्तंभ है लोकतांत्रिक व्यवस्था का, जो संसदीय कार्यप्रणाली में,
तो उसी ये सारे स्तंभों में किस प्रकार से प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे मूल निवासी डॉक्टर LJ कानेकर सर, आप डायरेक्टर हैं मानसिक ट्रेनिंग के। मूल निवासी संजय कुमार भारती, सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक चिंतक है झारखंड से। और मूल निवासी शत्रुघ्न लाल सर हमारे साथ जुड़ेंगे, आप राज्य महासचिव हैं वामसिक उत्तर प्रदेश दक्षिण से, उत्तर प्रदेश दक्षिण के राज्य के आप राज्य सचिव महासचिव हैं। आपके साथ हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था के सभी स्तंभों में प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता क्यों और कैसे। मिलते हैं कल रात 8:30 बजे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।